लेकिन हमारे साथ अब एंजल ब्रोकिंग के समीत चौहान जुड़ रहे हैं, टेक्निकल एनालिस्ट है वहां पर। समीत हाय, गुड मॉर्निंग सर। क्या लगता है एक्सपायरी के लेवल्स पे आप बेट कर रहे हैं? आज की रणनीति निफ्टी पे क्या बना रहे हैं सर? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, रिसेंटली हम एक रेंज बाउंड एक्शन देख रहे थे जहां पे लॉट ऑफ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कंटिन्यू रह रहा था। निफ्टी एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा था जहां पे 170-200 पॉइंट का रेंज था, बट 2 दिन पहले जो एक प्राइस मूवमेंट हमने देखी है निफ्टी में, उसके चलते थोड़ा पिक्चर क्लियर हुआ है कि अभी हम 8000 के ऊपर जा सकते हैं। उसके पहले वो इतना क्लियर नहीं था, बट अभी वो क्लियर हो रहा है। तो बाय साइड पे ही मेरे ख्याल से रहना चाहिए। आज हमने देखा कि जो जापानीज मार्केट में फॉल आया है अभी एक डेढ़ घंटे पहले, उसके बाद एसजीएक्स निफ्टी भी 8000 के नीचे ट्रेड हो रहा था, तो उसके वजह से हम 8000 अभी तक क्रॉस नहीं कर पाए। अदरवाइज हमारी ओपनिंग 8000 के ऊपर ही रहती थी। बट जैसे मोमेंटम देख रहे हैं हम, चार्ट स्ट्रक्चर लास्ट 2 दिन से हम देख रहे हैं, उसके चलते 8000 क्रॉस होने की पॉसिबिलिटी अभी काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो एक बाय साइड पे रहना चाहिए। अगर छोटा ट्रेड देखें तो कल के लो के नीचे स्टॉप लॉस होगा 7930 का, और आने वाले प्रॉब्ली 1 या 2 दिन में या शायद इंट्राडे भी मूवमेंट आ सकता है। 8040 8060 के लेवल हम देख सकते हैं, और 8000 का डेली क्लोज काफी इंपॉर्टेंट होगा अभी निफ्टी के लिए। जैसे ही ये होता है प्राइस डेवलपमेंट, हम देख सकते हैं निफ्टी को 8150 8200 के ऊपर भी जाते हुए। तो 8000 का क्लोजिंग आज के लिए काफी क्रूशियल होगा। ओके, तो मोमेंटम में इंडियन मार्केट मोमेंटम कंटिन्यू होगा। आज भी खरीदारी करने के मौके ढूंढे। 8000 के ऊपर अगर हमने क्लोज कर दिया तो संकेत बहुत पॉजिटिव होंगे। 8040 तक के लेवल्स तक अप्रोच करें। कल का लो था 7940 का, उसके नीचे 7930 के लेवल्स पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा लें। यहां पे एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद लक्ष्मी विलास बैंक के नतीजों पर होगी नजर। इस कंपनी, इस बैंक के एमडी और सीईओ पार्थसारथी मुखर्जी से होगी बातचीत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वक्त है बोर्डरूम का। लक्ष्मी विलास बैंक के एमडी और सीईओ मिस्टर पार्थसारथी मुखर्जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। क्विकली आप सबको बता दूं नतीजे। शुद्ध ब्याज आय में 24% साल 10 साल का उछाल Q4 में, मुनाफा 22.5% बढ़ा, लेकिन एसेट क्वालिटी, ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए में एक माइनर डिटोरिएशन हुआ है, यानी कि कुछ बढ़ते हुए नजर आए हैं। पार्थसारथी साहब, सबसे पहले तो हालांकि एसेट क्वालिटी आपकी तो इन कंपैरिजन बाकी बैंक से काफी बेहतर है, लेकिन उस पर एक माइनर डिटोरिएशन देखने को मिला है। कौन से ऐसे अकाउंट्स हैं जो एनपीए में स्लिप हो गए? किस सेक्टर को बिलोंग करते थे? और हेलो, हाँ जी सर। देखिए साहब, ऐसा मैं इंडिविजुअल नाम तो नहीं लूंगा, हाँ। पर आप अगर सेक्टर देखेंगे, विभिन्न सेक्टर की है। एंड आप अगर कहिए कमोडिटीज, द यूजुअल सेक्टर्स, हर बैंक में जो इशू है वो हमको भी वैसे। अच्छा, इस क्वार्टर में आपने कुछ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज या एआरसीज को कुछ अपने अकाउंट्स बेचे हैं क्या? और एसेट क्वालिटी को लेकर, क्योंकि बाजार बहुत पैनी नजर रख रहा है, आपकी तो बहुत कंफर्टेबल एसेट क्वालिटी थी, उसमें डिटोरिएशन से थोड़ा डर गया है। आगे दबाव और देखने को मिलने वाला है क्या सर? साहब ऐसा है, अपना बैंक का खाता छोटा है, तो यहाँ 1 या 2 छोटा अकाउंट्स में भी अगर कुछ स्लिपेज होते हैं तो वो किंग्स तो आपको देखने मिलेंगे। तो हर क्वार्टर तो हम एग्जैक्ट सामान तो नहीं रख सकेंगे। आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो एसेट क्वालिटी में तो काफी सुधार आया है। अपना कोशिश रहेगा कि वैसे ही रखें हम। ओके, तो पर क्वार्टर टू क्वार्टर तो मैं ऐसा कोई एश्योरेंस तो आपको नहीं दे सकता हूं कि सामान। तो मेजर डिटोरिएशन की एक्सपेक्टेशंस नहीं, एसेट क्वालिटी बैंक वारंट लेवल्स के आसपास मेंटेन करता हुआ नजर आए। जनरल रखेंगे। स्लिपेजेस अगर आप कहेंगे तो इस साल जितना स्लिपेजेस हुआ हम कोशिश करेंगे कि ठीक ठाक रखेंगे, जैसे कि उतना ही रख अगला साल भी। ओके, चलिए, मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट एसेट क्वालिटी को लेकर। सर बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए। आप एक छोटा सा ब्रेक के बाद एफएनओ बाजार में स्ट्रैटेजी लेकर आएंगे हमारे मार्केट से अनिल सिंह भी। उनके साथ समीत चौहान तो बने ही हुए हैं हमारे साथ, और उनके साथ अमित हरचेकर साहब भी जोड़ेंगे जो वायदा बाजार में बड़ी पैनी नजर रखते हैं। तो अनिल के साथ इस ब्रेक के बाद वायदा बाजार की रणनीति। नमस्कार, ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी और हमारा ये शो है आप जैसे उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जिन्हें वायदा कारोबार में एक्सपायरी के दिन अपने वायदा कारोबार के सौदों पे कोई न कोई एक्शन जरूर लेना है। पोजीशन रोल ओवर करनी हो या इसी सीरीज में छोड़नी हो, ऑप्शंस कहीं भी कोई ट्रेड किया हो या फिर फ्यूचर्स में, तुरंत फोन करें हमारे टोल फ्री नंबर
1800209789 पर। चाहे तो व्हाट्सएप मैसेज भेजें आप हमें 7045220000। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। जवाब देने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, एंजल ब्रोकिंग के समित चौहान और वायदा कारोबार की रणनीति देने के लिए A+ एनालिटिक्स के चीफ टेक्निकल स्ट्रेटेजिस्ट अमित हरचेकर भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आप दोनों का स्वागत है। अमित, शुरुआत आपके साथ की जाए। बताइए निफ्टी पर क्या रणनीति होगी एक्सपायरी के दिन, कहां आप देख रहे हैं आज एक्सपायरी होगी? देखिए, निफ्टी में रोल ओवर्स काफ़ी अच्छे हुए हैं। अगर इंडियन मार्केट्स की बात करें तो निफ्टी एनएसई में अराउंड 62% की रोल ओवर हुए हैं, जबकि सिंगापुर निफ्टी में जो रोल ओवर की परसेंटेज है वो अराउंड 75% है। हमारा व्यू यही है, क्योंकि मेजर जो रोल ओवर हुए नेक्स्ट मंथ सीरीज में उसकी एवरेज प्राइस अराउंड 7925 टू 7930 में फ्यूचर्स में बनी है। तो हमारी रणनीति यही है फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव ऑफ 2 दिन, ना कि आज के लिए, कि आप निफ्टी में फ्यूचर्स ले, आपका स्टॉप लॉस होगा 7920 का, एंड हमारा जो लक्ष्य है अराउंड 8100 टू 8120, जो कि अगले 2-3 दिन में आ सकता है। ओके, तो तेजी करके चले। निफ्टी पर अभी भी कहीं कोई घबराने की जरूरत है नहीं। अमित कह रहे हैं कि तेजी करेंगे तो 7990 के ऊपर फ्यूचर निकले, लगभग उन्हीं लेवल के आसपास है। 2-5 मिनट और देख लें, इसके ऊपर टिकते ही खरीद लें आप निफ्टी को, स्टॉप लॉस लगाइए। फिर आप ऐसी सिचुएशन में 7920 का लक्ष्य, 8120। और बैंक निफ्टी, क्या यहां पर भी कोई कंडीशनल बाय है अमित आपकी? हाँ बिल्कुल, देखिए बैंक निफ्टी में अब तक जो मोमेंटम है काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन जो बैंक निफ्टी में क्रूशियल रेजिस्टेंस है वो 17,050 है। उसके ऊपर मार्केट टिकता है, वो भी मे फ्यूचर्स की लेवल है। अगर उसके ऊपर फिलहाल चल ही रहा है मार्केट, आप 16,750 के स्टॉप लॉस से इसमें भी लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट कीजिए। आपका जो लक्ष्य है मे फ्यूचर्स में अराउंड 17,500 टू 17,600 बनता है, जो कि अगले 2 दिन में आना चाहिए। आज के लिए कहना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन में जो ज़्यादा पोजीशंस ट्रेड होती है वो नेक्स्ट मंथ फ्यूचर्स में होती है। करंट मंथ की पोजीशन सिर्फ एग्जिट होती है, तो काफ़ी पॉसिबिलिटी है जो प्रीमियम 40 पॉइंट का है ये धीरे धीरे निकल जाए एंड ऑलमोस्ट 10 या 20 पॉइंट के पास आके एंड हो जाए। ओके, तो ये है राय आपके लिए। बैंक निफ्टी पर 17,050 के पार निकले, खरीदे 16,750 का होगा स्टॉप लॉस, 17,500 का लक्ष्य, बड़े टारगेट बड़े स्टॉप लॉस और कंडीशनल बाय निफ्टी और बैंक निफ्टी पर अमित हरचेकर की तरफ से। सीधे लेते हैं हमारे दर्शकों के सवाल। मुंबई से हमारी पहली दर्शक हमारे साथ है इस वक्त, गीता जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। गीता जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ पहुंच रही है जी। मेरे पास LIC हाउसिंग के 2 लॉट है, अप्रैल फ्यूचर के 474 में लिए हुए हैं। अभी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इसको मे का ले लूँ या नहीं लूँ, क्या ठीक बात है, यानी कि रोल ओवर करें या आज पोजीशन खत्म कर लें? ठीक बात है। अभी पूछ लेते हैं समित, LIC हाउसिंग में खरीदारी की है, वैसे तो स्टॉक मजबूत दिख रहा है, नतीजों के बाद से एक बार गिरकर रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, थोड़ी ऊपर की खरीदारी है गीता जी की, 474 रुपए भाव मिल जाएगा इन्हें? स्टॉप लॉस टारगेट दीजिए जरा। नहीं जी, देखिए इसमें अगर हम देखें लास्ट 4-5 दिनों में इसने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया हुआ है। इनफैक्ट इसकी लास्ट 2 वीक से प्राइस एक्शन नेगेटिव है। एक ही पॉजिटिव थिंग है कि अराउंड 450-455 को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो जब तक ये लेवल्स होल्ड कर रहे हैं इसमें एक पॉसिबिलिटी हो सकती है हम बाउंस बैक की ऊपर की तरफ। 468 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट होगा। जैसे ये लेवल ब्रेक होती है हम LIC में एक अच्छा खासा मोमेंटम देख सकते हैं। मेरे ख्याल से इनको कैश में 460 के नीचे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करके बने रहना चाहिए। अगर वो स्टॉप लॉस आज अगर ट्रिगर नहीं होता है और इनकी पोजीशन मेंटेन रहती है तो इनको रोल ओवर करना चाहिए, बट कैश में स्टॉप लॉस 460 के नीचे स्ट्रिक्टली इनको फॉलो करना पड़े। ओके, तो ये है राय इस वक्त आपके लिए। 460 के स्टॉप लॉस से गीता जी होल्ड करें, थोड़ा इंतजार कर ले, शायद आपका भाव आ जाए। श्रीनगर से हमारे साथ हमारे अगले दर्शक हैं हनुमान सर, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या ट्रेड लिया है आपने? ओके, ये इसी महीने के हैं? मई के सर, मई के महीने के। चलिए ठीक है, तो आपके पास वक्त है, पूरी सीरीज है आपके हाथ में। मई के महीने में 22 रुपए 85 पैसे में इन्होंने खरीदे हैं रिलायंस के कॉल्स, 1040 की स्ट्राइक प्राइस के। अमित, अब चल रहा है 20 रुपए के आसपास, थोड़ा नुकसान है 2-3 रुपए का, क्या किया जाए? रिलायंस का कॉल ये पैसा बनाकर देगा इन्हें? देखिए, रिलायंस में एक उम्मीद है कि ये रिलायंस का जो लेवल रेजिस्टेंस है वो एक्सटेंड होके 1100 तक जाए एंड वहाँ पे स्टॉक का जो लार्जर फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो।
तो मेरी यही सलाह है कि रिलायंस में पोजीशंस होल्ड करे, 1000 का स्टॉप लॉस रखे क्लोजिंग बेसिस पे। अगर उसके नीचे फिसलता है तो ये जो रिकवरी की उम्मीद है काफ़ी कम हो जाएगी, तो होल्ड करें। एंड हमारी उम्मीद है कि 1100 तक ये स्टॉक जाना चाहिए, तो आपको ये ऑप्शंस में अच्छा पैसा मिलेंगे। ओके, 1100 तक जा सकता है, होल्ड करें। आपने ट्रेड सही लिया है, घबराने की जरूरत नहीं, तो राय आपके लिए साफ है यहाँ पर होल्ड करके रखने की। चलिए अगले दर्शक हैं अमरीश हमारे साथ, और वो भी गुलबर्ग कर्नाटक से हमारे साथ है। जी हाँ अमरीश जी बताइए सर, क्या ट्रेड किया है आपने, क्या जानना चाहते हैं? रिलायंस कम्युनिकेशन का लिया सर, मैं एक्सपायरी का है। अच्छा, कॉल पुट? कॉल है सर, कॉल। अच्छा, क्या प्राइस का? 70 कॉल है, 70 का कॉल है सर। 85 पैसे में 0.85 पे खरीदा हुआ है। ठीक है, तो चलिए पूछ लेते हैं। अमित, 70 रुपए का कॉल खरीदा है आरकॉम का, 85 पैसे में, अभी भाव वही है 90 पैसे के आसपास है। मई महीने का तो पूरा टाइम है इनके पास में, लेकिन वर्थ है होल्ड करना? बिल्कुल नहीं। देखिए स्टॉक का जो मेजर बैरियर है वो अराउंड 65 का है, एंड क्योंकि आरकॉम में जो भी मूव आई है ये बेयर मार्केट रैली है, तो काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि रैली 65 टू 66 में फिजल आउट हो जाए। मेरी यही सलाह हो कि आप एग्जिट करें एंड थोड़ा वेट एंड वॉच करें। अगर इसमें डिक्लाइन आती है 5 to 6% का, तो आपको 63 या 64 के स्ट्राइक प्राइसेस में एंट्री करना एक काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी होगी, क्योंकि 66 के ऊपर जाना लगभग नामुमकिन ही दिखाई दे रहा है। ओके, तो ज़्यादा मुनाफे की संभावना है नहीं, बेहतर तो यही कि आपके भाव के आसपास है। अगर आप समित की राय मानना चाहते हैं निकल जाए, बेहतर रहेगा। चलिए अगले दर्शक हैं मुंबई से हमारे साथ प्रकाश, और उनसे लेते हैं उनका सवाल। प्रकाश जी नमस्कार। क्या जानना चाहते हैं? सर मैंने डिश टीवी का 2 लॉट लिया है, मे फ्यूचर 92.05 में, 92 रुपये 5 पैसे में 2 फ्यूचर खरीदे आपने? जी हाँ। ओके ठीक है, अभी पूछ लेते हैं। समित, डिश टीवी में तेजी की पोजीशन बनाई है 92 रुपए पर, स्टॉप लॉस टारगेट सही है क्या ये ट्रेड? देखिए अनिल जी, फिलहाल तो ये क्लियरली एक साइडवेज मोड में है डिश टीवी। अगर हम देखें तो उसको एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है अराउंड 92 से लेके 93 का कैश सेगमेंट में। तो जब तक ये लेवल्स ब्रेक नहीं होंगे उसमें हम मोमेंटम नहीं देखेंगे। इनफैक्ट अगर इनको ज्यादा रिस्क नहीं लेनी है तो इनके कॉस्ट के आसपास यहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है, तो वहां पे एग्जिट कीजिए, और फिर जैसे ही ये 92-50 का कैश सेगमेंट में ये हर्डल अगर ब्रेक होता है तो वहां पे ये रीइनिशिएट पोजीशन कर सकते हैं, या फिर अगर इनको स्टॉप लॉस फॉलो करना है तो 8850 का स्टॉप लॉस होगा। ओके, तो ये है राय इस वक्त साफ तौर पर आपके लिए। डिश टीवी पर बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना करें, ये जरूर ध्यान में रखें आप। अंकुर जैन हैं हमारे अगले दर्शक दिल्ली से, और लेते हैं उनका सवाल। अंकुर जी नमस्कार, पूछिए। हाँ नमस्ते सर जी। तो मेरे पास हिंडाल्को अप्रैल का कॉल है 100 स्ट्राइक प्राइस का 3.70 दिया हुआ। अप्रैल का है आपके पास? अप्रैल 100 रुपए की स्ट्राइक प्राइस का लिया, 3.70 में। भाव तो ऊपर था, 100 के ऊपर ही देखा था। मैं देख लेता हूँ, अभी 2 रुपए भाव चल रहा है। ओके, आज ही एक्सपायर होना है ना। इसके अलावा और कोई ट्रेड है आपका? हाँ तो मेरे टाटा ग्लोबल डिफेंस है, मे का फ्यूचर है 123.85 पे लिया है। 123.85 पे मे का फ्यूचर लिया। चलिए ठीक है, वो मैं अलग से राय लेता हूँ, समित चौहान से लूंगा टाटा ग्लोबल के फ्यूचर पे। लेकिन उससे पहले हिंडाल्को में 100 रुपए का कॉल 3.70 में खरीदा हुआ है। हिंडाल्को का प्राइस मैं आपके सामने रख दूं। हिंडाल्को अभी चल रहा है 102, यानी कि थोड़ा नुकसान में है, 1.5-2 रुपये नुकसान है इनको। अमित हर्चेकर से पूछा जाए पहले, हिंडाल्को पे क्या कर रहे हैं? आज ही का है, कॉल एक्सपायर हो जाएगा? देखिए हमें यही लग रहा है कि स्टॉक का जो ट्रेंड है काफ़ी पॉजिटिव है, एंड लॉन्ग पोजीशंस भी अराउंड 100 रुपये के पास ही बिल्ड हुई है, तो इसमें भी बाइंग आने के काफ़ी चांसेस है, और एक्सपायरी अराउंड 104 पे हो सकती है, तो होल्ड करें। अगर आपको इंट्राडे स्टॉप लॉस लगाना है तो 100.5 का टाइट स्टॉप लॉस रखें फ्यूचर्स में, अगर वो टूटता है तो आप निकल जाए। ओके चलिए, तो 100 रुपये 50 पैसे पर स्टॉप लॉस रखें। वैसे आज आखिरी दिन है तो थोड़ा सा आपके लिए अंकुर जी मुश्किल काम है, देख लें। और टाटा ग्लोबल का फ्यूचर खरीदा है, मे का ही है, ये अच्छी बात है, 123.85। समित चौहान से पूछ लेते हैं, बताएं समित। देखिए टाटा ग्लोबल क्लियरली साइडवेज मोड में है। इसमें वॉल्यूम एक्टिविटी काफी लो है, तो जब तक ये वॉल्यूम्स पिक नहीं करते इसमें मोमेंटम आना काफी डिफिकल्ट है। और एक दिक्कत की बात है, अगर हम डेली एज वेल एज वीकली चार्ट देखें तो 124.25 का इसका एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है।
तो जब तक ये लेवल्स कन्विंसिंगली ब्रेक नहीं होते, इसमें कोई मोमेंटम नहीं दिखेगा। इनफैक्ट ये स्टॉक कंसोलिडेशन मोड में ही रहेगा। तो मेरे ख्याल से इनको 123 124 की लेवल क्लोजली वॉच करनी पड़ेगी। जैसे ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो ही इसमें मोमेंटम के लिए राइड कीजिए। फिलहाल एक 119 का स्टॉप लॉस इनको मेंटेन करना चाहिए। ओके, तो ये है राय आपके लिए टाटा ग्लोबल पर। ध्यान रखें, नजर रखें। बाजार इस बीच 15 अंक नीचे है सेंसेक्स पर, निफ्टी पर 2 अंकों का नुकसान, बैंक निफ्टी 17,000 पर। देखते हैं आगे छलांग लगाता है या फिर यहां रुक जाता है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे कुछ बेहतरीन पिक्स हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से स्टॉक फ्यूचर्स की लेकर आएंगे। बने रहिए हमारे साथ। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है समित चौहान और अमित हर्चेकर। और जैसा मैंने ब्रेक से पहले आपको कहा था, कुछ बेहतरीन पिक्स मैं दूंगा आपको स्टॉक फ्यूचर्स की हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की तरफ से। कौन सी हैं बता दूं आपको। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अमित के साथ। अमित बताइए, आपके लिस्ट में जो मैं देख रहा हूं, एक्चुअली इंटरेस्टिंग बात, तीनों ही आपके बाय कॉल्स हैं, तीनों ही निफ्टी के स्टॉक्स हैं और सबसे ऊपर है L&T। बताइए। देखिए, L&T पिछले कुछ दिनों में थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन स्टॉक में अच्छा मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है 1270 के पार। हमें लग रहा है कि स्टॉक में जो रिट्रेसमेंट है अराउंड 1340 टू 1350 तक इजीली एक्सटेंड हो जाएगी। तो राय ये है कि आप नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर्स ले, आपका स्टॉप लॉस होगा 1240 और 1360 आपका टारगेट होगा। दूसरा जो पिक है ONGC है। हम ऑलरेडी देख रहे थे इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस में काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, उनमें अभी भी 10% की रैली हो सकती है। तो इसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी ONGC जैसे कंपनीज होने की उम्मीद है। तो इसी कारण हमें ONGC में भी लॉन्ग बिल्डअप दिखाई दे रहे हैं अराउंड 216 से 220 के दरमियान। तो 216 के मे फ्यूचर्स में आप स्टॉप लॉस लगा के इसमें भी लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट कीजिए। आपका जो लक्ष्य होगा अराउंड 240 टू 245 ऑन द हायर साइड। एंड तीसरा जो हमारा पिक है वो ऑरबिंदो फार्मा है। एक डिफेंसिव के रूप में हम स्टॉक को देख रहे हैं, लेकिन स्टॉक में कोई नेगेटिव बिल्डअप अब तक नहीं दिखाई दे रहा है। इसी कारण हमें लग रहा है कि स्टॉक में अभी भी उम्मीद है कि ये रैली 820 830 तक एक्सटेंड हो जाएगी। तो उसमें भी हमारी जो लेवल्स है अराउंड आप 750 का स्टॉप लॉस लगाए मे फ्यूचर्स में। एंड शॉर्ट टर्म टारगेट 825 टू 830 बनता है, जो कि अगेन लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस जोन है। ओके, तो ये 3 स्टॉक हैं। L&T का फ्यूचर खरीदें, ONGC का फ्यूचर खरीदें और औरोबिंदो फार्मा का फ्यूचर खरीदें। ये राय है अमित हर्चेकर की। और खरीदारी करने की राय दी है 2 स्टॉक फ्यूचर्स में समित चौहान ने भी। और इंटरेस्टिंग बात है कि समित ने भी निफ्टी के ही 2 दिग्गजों को चुना है, सिप्ला और विप्रो, दोनों ही डिफेंसिव। बताइए समित। यस, देखिए जैसे निफ्टी का प्राइस एक्शन देख रहे हैं 8000 के ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो जो इनिशियल मूवमेंट होगी वो निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ही हम देखेंगे। सिप्ला का चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा लग रहा है। 500 490 के आसपास इसने एक अच्छा खासा बेस बनाया है और अभी ऊपर की तरफ इसकी मूवमेंट आई हुई है। डेली चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी एनकरेजिंग है। तो हमें एक इमीडिएटली 570 75 तक इसमें मूवमेंट दिख रही है। 523 के स्टॉप लॉस से इसमें बाइंग की जा सकती है। और दूसरा हमारा IT हेवी वेट होगा। रिसेंटली हमने ऑलरेडी एक TCS में बाय पोजीशन दी थी अराउंड 2430। सो उसमें एक अच्छी खासी मूवमेंट ऑलरेडी आई है। अभी विप्रो की बात करें तो रिजल्ट के बाद इसमें एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन हमने देखा है। बट इसका डेली एज वेल एज वीकली चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। हाई टॉप हायर बॉटम डेली में अगर देखेंगे तो वो मेंटेन्ड है और अभी उसने रिसेंटली अच्छा खासा करेक्शन टुवर्ड्स 550 दिया हुआ है। तो हमें लग रहा है इसमें भी एक बाउंस बैक आ सकता है टुवर्ड्स 585। ये बाय किया जा सकता है 548 के स्टॉप लॉस से। ओके, 548 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर खरीदारी करें आप विप्रो में और 523 के स्टॉप लॉस के साथ आप खरीदारी करें सिप्ला में। लेकिन बता दें आपको कि सपनों की नगरी मुंबई के लिए एक गुड न्यूज़। BMC यानी कि बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मुंबई में FSI बढ़ाने को मंजूरी दे दी और अब मुंबई के मुख्य शहरी इलाके यानी कि चर्चगेट से लेकर माहिम तक के इलाके में, क्योंकि माहिम के बाद बैंड्रा जहाँ से शुरू होता है उसे हम सबर्बन इलाका कहते हैं, तो ये जो मुख्य इलाका है इसमें FSI की सीमा होगी 2 से बढ़ाकर 5 टाइम इसकी मंजूरी मिल सकती है। इसका फायदा रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी दोनों को होगा। और इसी पर बातचीत करते हैं, हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं DB रियल्टी के CFO NM गुट्टू साहब। गुट्टू साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। ये जो प्रस्ताव है BMC का, बताइए किस तरह से मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट को बदलेगा ये? हाँ, ये प्रपोजल जो है ये पहले जो डिस्क्रिशनरी कोटा हुआ करता था वो अभी नॉर्मलाइज हुआ जी।
जैसे कि होटल्स का पहले भी 5 FSI, 6 FSI, 6.5 FSI दिया गया था, तो अभी ये रूल बनाने से सबको इक्विवेलेंट। जी गुट्टू साहब, आपकी आवाज आ रही है मुझे, बताएं। या तो सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे एडवांटेज मिलेगा। और ये जो 7 आइलैंड्स कॉन्सेप्ट, ओरिजिनल सिटी ऑफ बॉम्बे, ये जो कॉन्सेप्ट था, तो अभी तो मर्ज हो गई है। सबर्ब्स और सिटी साइड ये तो एक ही शहर हो गई है। पीपल कांदिवली, दही से विरार तक रहने जाते हैं, मीरा रोड तक, और काम तो सिटी साइड में ही करते हैं, लोअर परेल, कफ परेड तक जाते हैं। राइट। तो यहाँ पे 2 FSI, वहां पे 1.33 FSI, ये सेम प्लेटफॉर्म में नहीं था, अभी ये आयरन आउट हो जाएगा। इससे गवर्नमेंट को भी एडिशनल प्रीमियम वगैरह मिलेगी। ओके। इन एनी केस साउथ बॉम्बे के अंदर में मेजॉरिटी ऑफ द प्रपोजल्स जो आती हैं वो रीडेवलपमेंट के अंदर आती है, जहाँ पे 4 FSI ऑलरेडी लागू है। अच्छा सर, सिंपल मुझे ये बताइए, रियल एस्टेट कंपनियों को क्या फायदा होगा इससे? इसे जो 2 नए बेनिफिट्स जो दिख रही हैं उसके अंदर में है कि भाई टाउनशिप कॉन्सेप्ट के अंदर में 4 FSI दिया जा रहा है, अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए 4 FSI दिया जा रहा है। तो ये खासकर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट ओरिएंटेड प्रपोजल्स हैं, जिससे आपका उसी जमीन के ऊपर अगर डबल ट्रिपल बना सकते हो तो उसकी वजह से आपका प्राइसेस जरूर से कम होगा। आज जो 4 FSI है वो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए है, जहां पे रिहैब एरिया भी बनाना पड़ेगा, फिर आपको बचा हुआ जो FSI होता है तो वो सेल के लिए यूज हो रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो आम मुंबई कर घर खरीदना चाहता है उसकी बस के बाहर है, भाव इतने ज्यादा है, क्या अगर ये प्लान पास हो जाता है BMC तो मुंबई में रियल एस्टेट के दाम गिरेंगे? डेफिनेटली गिरेंगे और अफोर्डेबिलिटी भी आएगा। क्या हो रहा है आज के तारीख में कि कांदिवली, बोरीवली से लोगों को साउथ बॉम्बे तक जाना होता है, जिसके अंदर में 1.5-2 घंटा जाने में और आने में 1.5-2 घंटा जाएगा, तो 4 घंटे का टाइम ट्रैवलिंग में जा रहा है। अगर अफोर्डेबिलिटी आता है, अगर 1 BHK फ्लैट्स अगर साउथ बॉम्बे के अंदर में 1 करोड़ 1.25 करोड़ में मिल जाता है, तो पीपल डोंट माइंड शिफ्टिंग दैट साइड, और फिर वहां पे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाएगी। चलिए, उम्मीद करें कि फिर बाद में साउथ बॉम्बे में ट्रैफिक बढ़ता ना दिखे, कांदिवली बोरीवली से शिफ्ट होकर। शुक्रिया सर आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। देखते हैं मुंबई का रियल एस्टेट मार्केट किस तरह से बदलता है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन में, वापस से आपके सवाल लेंगे दर्शकों के, बने रहिए हमारे साथ। और अब वक्त है बोर्डरूम का और बात करेंगे हम एलिकॉन इंजीनियरिंग के नतीजों की। हमारे साथ एलिकॉन इंजीनियरिंग के बीपी पटेल साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, पीबी पटेल साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, CMD साहब में। बता दूं आपको नतीजे पहले, आय में 10% की कमी आई है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 75 करोड़ के आसपास रहा है। मार्जिन जो है 18% के आसपास स्टेबल हैं और मुनाफे में 11% की कमी। तो ब्रॉडली ये कह सकते हैं 11% आय और मुनाफे में कमी आई है। सर, थोड़े से नतीजे पिछली तिमाही के मुकाबले में, पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले में नीचे दिख रहे हैं 10-11%, क्या वजह है इसकी? बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि जो डिमांड है वो अभी बढ़ नहीं रहा है और ग्रास रूट लेवल पे जब तक डिमांड नहीं बढ़ेगा प्राइसेस भी थोड़ी कम होती जा रही है, इसके कारण मुनाफा कम हुआ है। लेकिन आगे जाते हुए अगर इकोनॉमिक सिचुएशन अगर इम्प्रूव हो जाए तो फिर से मुनाफा बढ़ जाएगा। पटेल साहब, एक और खबर में आपकी नतीजों के साथ जो पढ़ा था, आपने एलिकॉन EPC का मर्जर किया है एलिकॉन के साथ। क्या वजह है इस मर्जर की और किस तरह से एलिकॉन इंजीनियरिंग के शेयर होल्डर्स को इस मर्जर से फायदा पहुंचेगा? एलिकॉन इंजीनियरिंग जो गियर का बिजनेस है और EPC जो मटेरियल हैंडलिंग बिजनेस है, वो दोनों को मर्ज किया जा रहा है। वैसा बोर्ड ने अप्रूवल दे दी है। उसके कारण इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल यानी दोनों मिल के ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होने के कारण काफ़ी फायदे होंगे और ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस होगा दोनों कंपनी का मिलके। ठीक बात है, वक्त थोड़ा सा कम है, मैं आपसे विस्तार में बातचीत करना चाहता था पटेल साहब। फिलहाल आज बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और अपने नतीजों पर बातचीत करने के लिए। बाजार इस बीच थोड़े कमजोर होते दिख रहे हैं, दिन के निचले स्तरों की तरफ बढ़ रहे हैं। 60 अंक नीचे सेंसेक्स और निफ्टी 17 अंक नीचे।
ट्रेडर्स हॉटलाइन में आज के लिए इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद फिर से होगा सौदा आपका, और आपके शेयरों पर फटाफट सलाह देने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे आशीष वर्मा। इस ब्रेक के बाद समित चौहान और अमित हरचेकर से भी विदा लेने का वक्त है। सर, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सब मुझे भी दीजिए इजाजत। बने रहिए हमारे साथ CNBC आवाज पर। नमस्कार।